हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का आपका हिंदी विषय का प्रश्न पत्र। ये है आपका 2018 का प्रश्न पत्र। तो दोस्तों, आज हम लोग प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे 2018 का। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न सबसे पहले देखेंगे। तो दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देखिए, पहला मेघदूत किसकी रचना या कृति है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है, मेघदूत, माघ, भारवी, कालिदास और भास। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर आपका होगा, मेघदूत रचना है कालिदास की। तो ये आपका ऑप्शन सा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, सूर्योदय में कौन सी संधि है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए गुण संधि, दीर्घ संधि, अनुस्वार और वृद्धि। तो दोस्तों सूर्य धन उदय, तो ये हो जाता आपका गुण संधि, ऊ का ओ हो जाता है गुण संधि में। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कौन सा शब्द अव्ययी समास का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सज्जन, प्रत्येक, गजारूढ़ और द्विपाद। तो दोस्तों जो अव्ययी भाव समास होता है उसका प्रथम पद क्या होता है, अव्यय होता है। तो प्रति धन एक, जो प्रति है वो अव्यय है, इसलिए यहाँ पे जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ब। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। दोस्तों यहाँ पर देखना है कि आपको कौन सा जो वर्ड है वो गलत लिखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रभु, प्रणाम, प्रतिष्ठा, प्रकांड। तो दोस्तों प्रभु जो है इसमें भा में छोटा ऊ की मात्रा होती है, तो ये आपका अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप देखेंगे ध्यान से तो आपको ये दिखेगा कि ये आशीर्वाद सही है, बाकी सब रॉन्ग है, क्योंकि किसी पे भी मात्रा सही ढंग से नहीं यूज की गई है। तो दोस्तों हम लोगों ने वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लिया। अब हमें देखना अति लघुत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और 11 तक हमें देखना है। तो चलिए हम देखते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न में देखिए पहला है, हिमालय से गंगा निकलती है। तो दोस्तों ये वाक्य किस कारक का है। ये 2018 में आपका पूछा है, सारे क्वेश्चन ही 2018 के पूछे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हिमालय से गंगा निकलती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पंचमी विभक्ति हो रही है और अपादान कारक किस तरह से, जैसे आप पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इस वाक्य में पंचमी विभक्ति होगी, क्योंकि अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति होती है, यानी कि अपादान कारक जो होता है वहाँ पे अलग होने के अर्थ में प्रयोग हो जाता है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वहाँ पर भी अपादान कारक होगा। और हिमालय से गंगा निकलती है, यानी कि हिमालय से गंगा अलग हो रही है, तो उस अर्थ में भी आपका पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, यानी कि अपादान कारक। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर ये 7 है। तो पुष्प शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो दोस्तों पुष्प शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द है फूल, कुसुम, प्रसून और सुमन। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 8। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों है, संधि सुगम, सूक्ष्म एवं स्वतंत्र शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो दोस्तों संधि का विलोम शब्द होता है विच्छेद, सुगम का विलोम शब्द होता है दुर्गम, सूक्ष्म का विलोम शब्द होता है स्थूल और स्वतंत्र का विलोम शब्द होता है परतंत्र। अब दोस्तों हमें देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। नयन एवं नायक शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। दोस्तों नयन का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो आपका हो जाएगा ने धन अयन। तो यहाँ पे नय धन अक, नायक। अब दोस्तों यहाँ पे हमें कमेंट करके आप बताइएगा कि ये कौन सी संधि है। बहुत ही इससे दोस्तों क्वेश्चन आते हैं इसी तरह के, पावन, पवन। तो इन सबको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर ये देखने में देखिए, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे नयन, तो यहाँ पे देखिए आपको कोई मात्रा नहीं दिख रही, केवल वर्ड दिख रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पे आप संधि विच्छेद कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एक ही मात्रा आ जा रही है, ने धन अयन। तो ये आपको समझना है कि किस तरह से इस संधि में
सामने तो आपको कोई मात्रा नहीं दिखी, लेकिन जब इसका विच्छेद कर रहे हैं तो इसमें मात्रा दिख रही है। तो ये कौन सी संधि होगी, आप कमेंट करके हमें बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। सम उपसर्ग लगाकर चार चार शब्द बनाइए। तो दोस्तों जो सम उपसर्ग लगा के चार चार शब्द बनाने के लिए कहा है, तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे देखिए सम्यक, संकल्प, समताप और संपत्ति। दोस्तों सम्यक में जब आप इसका विच्छेद करेंगे तो समधन यक होगा, और ये जो समधन यक होगा इसमें माँ के नीचे हलंत आएगा, इस तरह से समधन यक। और इसी तरह से आपका समधन कल्प, समधन कल्प संकल्प होगा, और इसी तरह से आपका समधन ताप संताप होगा। यहाँ पे देखिए जितने भी सम लिखे गए सब में माँ के नीचे हलंत आ रहा है, ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इसी तरह से समधनपत्ति संपत्ति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे अब आपका देख लीजिए, यहाँ पे हमने जो जो अति लघुत्तरीय पढ़ा है, पहले क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए हिमालय से गंगा निकलती है, ये अपादान कारक था। पुष्प के भी हमने चार पर्यायवाची देखे और इनके विलोम शब्द देखे। तो ये सारे क्वेश्चन हमने सम उपसर्ग से लगाकर चार शब्द। और अब यहाँ पे बस एक क्वेश्चन बचा है, शब्द किसे कहते हैं। चलिए देख लेते हैं शब्द किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे लघुत्तरीय पे। दोस्तों यहाँ देखिए शब्द किसे कहते हैं, लिखिए वर्णों के ऐसे मेल या पद जिसमें पूर्ण अर्थ का बोध हो उसे शब्द कहते हैं। यहाँ पे देखिए शब्द की उत्पत्ति वर्णों से होती है, एक या अनेक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। तो दोस्तों आपको पता है जो शब्द होते हैं वो ध्वनियों से मिलकर बने होते हैं, और एक या अनेक वर्णों से बनी जो सार्थक ध्वनि होती है, तो ध्वनि जो होते हैं वो वर्ण ही तो होते हैं, और वर्ण यानी कि सार्थक वर्ण जब आपस में जुड़ते हैं तो वो शब्द का निर्माण करते हैं। और यहाँ पे देखिए कभी तो वर्णों के मिलने से ऐसा संयोग होता है कि उसका कुछ न कुछ अर्थ होता है, परंतु कभी कभी इसका अर्थ जो है, इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों परिभाषा में इस शब्द की परिभाषा निम्न प्रकार कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए शब्द की परिभाषा दी गई है, निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, शब्द। यानी कि वर्णों का ऐसा समूह जिससे कि कुछ अर्थ प्रकट हो उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मोहन, मोहन एक शब्द है और एक नाम है, जिस मतलब यहाँ पे मोहन का कुछ अर्थ है, यानी कि मोहन एक नाम है। और पुस्तक, पुस्तक जिसे हम पढ़ते हैं, पुस्तक भी एक शब्द है, सार्थक शब्द है ये सब। तो यानी कि सार्थक शब्द वर्णों का समूह जिसे हम शब्द कहते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमने जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न थे उसको कवर कर लिए हैं। अब यहाँ पर एक बार देख लीजिए कि कहाँ से आपका लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पे देखिए शब्द किसे कहते हैं हमने देख लिया, और उसके बाद देखिए लघुत्तरीय प्रश्न में क्या पूछा गया, संबंध कारक किसे कहते हैं, उदाहरण भी लिखिए। उसके बाद यहाँ पे आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम लोग आंसर लगातार देखते जाएंगे। उसके बाद देखिए भाषा शिक्षण में अशुद्ध उच्चारण के क्या कारण हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण में मौन वाचन के क्या क्या लाभ हैं। उसके बाद है यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों को शैक्षिक भ्रमण हेतु ले जाने वाले स्थलों पर प्रकाश डालिए। और फिर है भाषा शिक्षण में कविता पढ़ाते समय किन तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद है कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर पिता को खुशी प्रकट करते हुए पत्र लिखिए। फिर दोस्तों आपको दिया है एक अनुच्छेद, शिशु तेरी अनुपम छवि निहार, मिल जाता हमको स्वर्ग द्वार, उपवन में है गुलाब सुंदर, पर माँ की गोद में इनसे बढ़कर तेरी छवि है अपार, पर ये सब लगते धुंधले तेरे दांतों के दुती निहार। तो दोस्तों इस अनुच्छेद को हम लोग लघुत्तरी में पढ़ भी चुके हैं हिंदी के,
लेकिन यहाँ पे आपके 2018 में पूछा गया, तो एक बार फिर से हम लोग इसको डिटेल करेंगे। तो हमने लघु उत्तरीय सारे प्रश्न देख लिए हैं, अब लगातार हम लोग इसके आंसर देखते जाएंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने देख लिया। अब यहाँ से आपका देखिए पहला क्वेश्चन था ना, यानी कि लघु उत्तरीय में टोटल यहाँ पे 11 क्वेश्चन तो आपके अति लघु उत्तरीय के थे। अब क्वेश्चन नंबर 12 से आपका लघु उत्तरीय आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 था कि संबंध कारक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए संबंध कारक हम लोग देखेंगे, जहाँ दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच संबंध दर्शाया जाता है वहाँ संबंध कारक होता है। जैसे हम लोग जब पढ़े थे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए पदांश से अलग होने के अर्थ में, और संबंध का के की ना ने नी, तो यहाँ पे संबंध कारक है। तो संबंध कारक में दो व्यक्तियों और या वस्तुओं के बीच में संबंध बताया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए राम की पत्नी, यानी कि राम की पत्नी सीता, तो यहाँ पे राम का किसके साथ संबंध बताया जा रहा है, सीता के साथ। और उपयुक्त वाक्य में राम की पत्नी सीता से राम का संबंध है, इसलिए इस वाक्य में संबंध कारक है। तो दोस्तों आपको संबंध कारक में कुछ नहीं समझना है, जहां दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच संबंध दर्शाया जा रहा है वो क्या हो जाएगा, वो संबंध कारक हो जाएगा। और इसका उदाहरण है राम की पत्नी सीता, तो जिसमें राम की पत्नी सीता का, राम का संबंध किसके साथ दर्शाया जा रहा है, सीता के साथ दर्शाया जा रहा है। आपको इतना समझना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर ये 13 है कि भाषा शिक्षण में अशुद्ध उच्चारण के क्या कारण हैं। तो दोस्तों अशुद्ध उच्चारण के कारण, यदि शिक्षक का उच्चारण अशुद्ध होता है तो बालकों का उच्चारण भी अशुद्ध होगा, क्योंकि बालक उनका अनुकरण करते हैं और वे अशुद्ध उच्चारण करना सीखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अशुद्ध उच्चारण के कारण यही है कि दोस्तों अगर एक शिक्षक अपनी कक्षा में जो उच्चारण है वो अशुद्ध कर रहा है, यानी कि सही से वो उच्चारित नहीं कर रहा शब्दों को, तो जो उनके विद्यार्थी हैं वो भी उन्हीं का सीख करके गलत उच्चारण करेंगे। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि जो भाषा सीखेंगे बच्चे वो गलत बोलेंगे भी। तो यहाँ पे देखिए अशुद्ध उच्चारण के कारण यही है कि जहाँ पर एक शिक्षक अपने छात्रों को, अगर वो स्वयं गलत उच्चारण कर रहा है तो वो अपने छात्रों को भी वही सिखाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरा, क्षेत्रीय भाषाओं जैसे पंजाबी, बांग्ला यानी कि बंगाली आदि के शब्दों के उच्चारण के प्रभाव के कारण हिंदी भाषा का उच्चारण दोष आता है। तो दोस्तों देखिए क्षेत्रीय भाषाएं जो होती हैं, जिसमें पंजाबी, बांग्ला या जितनी भी अलग अलग तरह जगहों की क्षेत्रों की भाषाएं हैं, उनमें क्या होता है कि शब्दों के उच्चारण के प्रभाव के कारण हिंदी भाषा का उच्चारण का दोष आता है। क्योंकि दोस्तों लोग क्या करते हैं, अलग अलग भाषाओं का जो उच्चारण है वो हम, अगर जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं और अगर मुझे अदर लैंग्वेज बोलनी है तो वहाँ पर हमारा जो हिंदी भाषा का लैंग्वेज है उसकी कुछ न कुछ उच्चारण जो है वो अलग भाषा में होगी। तो उसकी वजह से इस भाषा में तो हम शुद्ध बोल रहे हैं, लेकिन उस भाषा में हमारा जो उच्चारण होगा उस उच्चारण में गलतियाँ हो जाएंगी, यानी कि दोष हो जाएगा। तो दोस्तों पंजाबी भाषा में दृश्य करके लिखा जाता है और बंगाली भाषा में ओकारांत करके बोला जाता है। तो दोस्तों देखिए अलग अलग जगहों की अलग अलग तरह की भाषा की जो टेक्निक होती है बोलने की और लिखने की, उसमें अंतर हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे, आपने देखा कि हमने लघु उत्तरीय में 12 और 13 नंबर का क्वेश्चन देखा, जिसमें अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा ये आपका। इसके पहले हम लोगों ने संबंध कारक देखा और भाषा शिक्षण में अशुद्ध उच्चारण देखा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है ये आपका कि कक्षा शिक्षण में मौन वाचन के क्या क्या लाभ होते हैं। तो दोस्तों कक्षा शिक्षण में मौन वाचन के लाभ देखते हैं हम। दोस्तों कक्षा में विद्यार्थी को लिपि का स्पष्ट ज्ञान कराना और उनके शब्द सूक्ति भंडार में वृद्धि करना। दोस्तों मौन वाचन देखिए, जब साइलेंट रीडिंग तभी कराई जाती है जब एक शिक्षक सस्वर वाचन अपने छात्रों को करा देता है, यानी कि अब उसने अपने छात्रों को उच्चारण करना भी सिखा दिया है और जो भी कठिन वर्ड रहते हैं उनको प्रोनाउंसिएशन करके भी सिखा देता है कि किस तरह से बोले जाएंगे। तो यहाँ पर एक शिक्षक अपने छात्रों को
पढ़ने में एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी त्रुटियां हो रही थी उसको उसने दूर कर दिया है, और इस वजह से एक सरसरी निगाह में कह सकते हैं ये बहुत ही फास्ट रिवीजन हो जाए छात्रों का, इसके लिए शिक्षक मौन वाचन कराता। आपने देखा होगा अपने विद्यालय में या फिर आप जब टीचिंग कर रहे थे तो वहाँ पर आपने अपने छात्रों को लेसन प्लान के थ्रू पढ़ाया था, तो सबसे पहले आपने भाषा शिक्षण में सबसे पहले आपने सस्वर वाचन ही कराया था। जब आप छात्रों को पढ़ा रहे थे पहले सस्वर वाचन ही कराया था, और उसके बाद जब छात्र सारे चीज़ें सही ढंग से पढ़ ले रहे थे आपके साथ, और साथ ही जो कठिन वर्ड थे उसको भी आपने बता दिया था, तब आपने कहा था कि आप साइलेंट रीडिंग कर लीजिए और जहाँ पे आपको नहीं समझ में आता आप फिर से पूछ लीजिए। तो दोस्तों साइलेंट रीडिंग में क्या होता है कि जो लिपि का ज्ञान भी स्पष्ट होता है और साथ ही साथ शब्द सूक्ति भंडार, यानी कि जो छात्रों का शब्द सूक्ति भंडार है, यानी कि छात्रों के शब्दों के समझने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे विकसित होगी। मौन वाचन में क्या होता है कि वो चीज़ों को समझ के पढ़ते हैं। और दूसरा क्या दोस्तों, विद्यार्थियों को वाक्य रचना का ज्ञान कराना और विभिन्न लेखन शैलियों से परिचित कराना, और जब वो स्वयं से पढ़ते हैं तो उन्हें सेंटेंस किस तरह से लिखा गया ये भी समझ में आता है, और किस तरह की लेखन शैली है ये भी समझ में आता है, क्योंकि वो स्वयं से वहाँ पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों नंबर तीसरा है कि विद्यार्थियों को मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का सामान्य ज्ञान कराया जाता है, ये होता है मौन वाचन। चौथा लाभ क्या है कि विद्यार्थियों को उचित आसन में बैठकर पूर्ण मनोयोग से पठन करने में प्रशिक्षित करना। तो दोस्तों मौन वाचन का एक लाभ ये भी होता है कि जब एक शिक्षक अपने छात्रों को मौन वाचन करने के लिए कहता है तो वहाँ पर वो अपने छात्रों को सही ढंग से सबसे पहले बैठने के लिए कहता है, और जिससे कि जो उनका पठन कार्य है, यानी कि जो वो चीज़ें पढ़ रहे हैं मौन वाचन के थ्रू, उसमें वो अच्छे ढंग से पढ़ पाएँ और उसके अर्थ को भी ग्रहण कर पाएँ। नंबर 5 है विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करते समय तीव्र गति से मौन पठन करने का अभ्यास कराना। तो दोस्तों जब भी मौन पठन किया जाता है तो वहाँ पर विद्यार्थियों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना रहता है कि हमें जो भी चीज़ें पढ़नी है फास्ट पढ़नी है और समझते हुए पढ़नी है, यानी कि वहाँ पे कम समय में उन्हें ज़्यादा पढ़ना होता है। और यहाँ पे देखिए नंबर 6 है विद्यार्थियों में लिखित सामग्री का अर्थ एवं भाव समझने की योग्यता का विकास करना। तो दोस्तों मौन वाचन में जो विद्यार्थी हैं, अब चूंकि कक्षा में ढेर सारे विद्यार्थी हैं तो अगर सारे लोग एक साथ बोल के पढ़ेंगे तो सस्वर वाचन में तो उन्हें बोल के पढ़ाया ही गया है, लेकिन अगर मौन वाचन में भी कह दे कि आप बोल के पढ़िए तो वहाँ मौन वाचन नहीं रह जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, वहाँ पर जब वो बोल के पढ़ेंगे तो कक्षा में जब सारे एक साथ बोलेंगे तो कहीं ना कहीं किसी को भी पढ़ने में समझ नहीं आएगा। इसलिए मौन वाचन में वो शांत मन से पढ़ते हैं और अंडरस्टैंड करते हुए पढ़ते हैं, उसके अर्थ को समझते हुए पढ़ते हैं, जिससे कि उनके अंदर समझने की योग्यता का विकास होता है। अब यहाँ पर देखिए नंबर 7 है विद्यार्थियों को लिखित सामग्री का विश्लेषण कर उसकी समीक्षा करने में निपुण होने का लाभ होता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो भी लिखित सामग्री दी गई है, यानी कि जो भी चीज़ें बच्चे पढ़ रहे हैं, उससे क्या होता है कि वो चीज़ों को समझते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और साथ ही साथ उसके विषय में समझ स्थापित करते हुए वो विश्लेषण करने में भी निपुण हो रहे हैं, साथ ही साथ उसके अर्थ को भी ग्रहण करने में उनके अंदर निपुणता आती है, यानी कि अब वो उनके अंदर वो स्किल डेवलप होती है मौन वाचन से, जहाँ पर वो किसी भी अनुच्छेद को देख करके या किसी भी लिखित टॉपिक को देख करके उसके अर्थ को ग्रहण करना सीख जाते हैं, उसके बारे में विश्लेषण करना सीख जाते हैं मौन वाचन के थ्रू, यानी कि वहाँ पर वो खुद से पढ़ के उसके अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो गया नंबर 7 पॉइंट तक। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया था कि उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों को शैक्षिक भ्रमण हेतु जाने वाले स्थलों पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर के बालक को जो शैक्षिक भ्रमण पर जाते हैं उनको जाने के लिए जो स्थल हैं उन पर प्रकाश डालिए, यानी कि ऐसे स्थलों पे बालकों को लेके जाना है जहाँ पर उनका शैक्षिक भ्रमण हो। शैक्षिक भ्रमण का क्या मतलब कि वहाँ पर वो
अपने शिक्षा से संबंधित जानकारियों को भी कलेक्ट करें। तो यहाँ पे देखिए शैक्षिक भ्रमण में ताजमहल, तो ताजमहल एक ऐतिहासिक इमारत है, इसलिए उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों को ताजमहल के विषय में जानकारी देना शिक्षा में अत्यंत लाभदायक होगा। तो दोस्तों देखिए, चूंकि विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है, और दूसरी बात यहाँ पे ताजमहल के बारे में बालक की जानकारी भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक इमारत भी है। तो दोस्तों यहाँ पे ये और इसको दिखाने से शैक्षिक भ्रमण इसलिए होगा क्योंकि इसके बारे में अधिक से अधिक बालक जानकारी भी कलेक्ट करेंगे, और ये हमारे इतिहास से भी जुड़ी हुई है। तो दूसरा इसमें क्या है कि ताजमहल पर बालकों को शैक्षिक भ्रमण के लिए ले जाकर उनको शाहजहां और मुमताज के विषय में इतिहास से संबंधित जानकारी दी जानी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, अब यहाँ पर बालकों को शैक्षिक भ्रमण के माध्यम से यहाँ पर बालकों को इतिहास की जानकारी से कलेक्ट करना, यानी कि इतिहास विषय से उन्हें इतिहास की जानकारी से कनेक्ट करना, और साथ ही इतिहास विषय के बारे में उन्हें जानकारी देना, जहाँ पर वो इतिहास में ये पढ़ते थे कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। आज वो जब प्रत्यक्ष रूप से ताजमहल को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी जानकारी को इतिहास विषय से कनेक्ट कर रहे हैं कि इतिहास में ये चीज़ें हुई थी और उसका प्रमाण हमारे सामने है, यानी कि हम उसको प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए नंबर तीसरा, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल बनाया, इससे विद्यार्थियों को शिक्षाप्रद जानकारी मिली। अब यहाँ पे देखिए चौथा, ताजमहल सफ़ेद संगमरमर पत्थर की बनी एक ऐतिहासिक इमारत है। ये जानकारी बालकों की शिक्षा में कई स्थानों पर उनकी जानकारी में आना लाभप्रद ही होगा। तो दोस्तों देखिए, अब जब ताजमहल वो देख लिए तो वहाँ की क्या क्या खासियत है, कितनी मीनारें हैं, किस तरह का पत्थर का प्रयोग हुआ है, ये सारी जानकारी वो कलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों सिकंदरा। तो दोस्तों सिकंदरा मुगल शासक अकबर की बनाई हुई एक ऐतिहासिक इमारत है, और दोस्तों बालकों को सिकंदरा के विषय में जानकारी आगे शिक्षा के लिए लाभप्रद होगी। तो सिकंदरा दोस्तों लाल पत्थर की बनवाई हुई मुगल शासक अकबर का मकबरा है, यानी कि अकबर ने इसे एक इमारत के तौर पर बनवा दिया। लेकिन दोस्तों ये इमारत कैसी इमारत थी? एक मकबरा था जो उसकी मृत्यु के बाद उसको वहीं पर दफनाया गया था। और दोस्तों सिकंदरा आगरा में स्थित एक ऐतिहासिक इमारत है। तो ये भी देखिए कि जिस तरह से हमने आगरा में ताजमहल बच्चों को दिखाया और उसके बारे में बताया कि वो किस तरह से बना, किसने बनवाया और किस तरह के पत्थरों का प्रयोग हुआ, और उसी तरह से यहाँ पर सिकंदरा के विषय में बताया कि ये अकबर का मकबरा है, इसको मुगल शासक अकबर ने बनवाया था और इसमें लाल पत्थर का प्रयोग किया गया, और ये कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। तो ये शैक्षणिक जानकारी हम बच्चों को दे रहे हैं, साथ ही साथ हम उन्हें भ्रमण भी करा रहे हैं। तो एक तरह से उनका मनोरंजन भी हो रहा है और साथ ही साथ वो अपना नॉलेज भी इंक्रीज कर रहे हैं। वहाँ पे वो अपना शैक्षिक भ्रमण के माध्यम से अपना नॉलेज भी इंक्रीज कर रहे हैं, अपने इतिहास को कनेक्ट कर रहे हैं कि हमारे जो देश का इतिहास था उसमें जो मुगल बादशाह थे उन्होंने क्या क्या इमारतें बनवाई, उसमें ये 2 इमारतें जो प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं, सिकंदरा और आगरा का ताजमहल। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में दोस्तों भाषा शिक्षण में कविता पढ़ाते समय किन तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कविता शिक्षण के समय ध्यान देने योग्य बातें। सबसे पहले क्या ध्यान देना दोस्तों? वातावरण सृजन, छात्रों का ध्यान आकर्षण हेतु समान भाव की कविता का वाचन, बच्चों से कविता सुनना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले कविता शिक्षण के लिए क्या बातों का ध्यान रखना है कि ऐसी कविताओं के बारे में छात्रों से पूछना या उनसे सुनना जो कविता पढ़ाई जा रही है उससे संबंधित हो, यानी उसके भाव से संबंधित हो, जिससे कि कक्षा में एक वातावरण बन सके, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो पाए, जिससे कि छात्रों का कविता को पढ़ने में रुचि उत्पन्न हो। और दूसरा क्या दोस्तों? पहले स्वयं उचित भाव भंगिमा के साथ भावानुकूल स्वर वाचन करें। तो दोस्तों देखिए शिक्षक सबसे पहले यहाँ पे भाव भंगिमा का मतलब क्या है कि विथ एक्टिविटी, जैसे हम छोटे बच्चों को कविता पढ़ाते हैं तो वहाँ पे विथ एक्टिविटी पढ़ाते हैं।
अपने एक्सप्रेशन के साथ पढ़ाते हैं कि कविता का जो भाव है वो भाव हमारे एक्सप्रेशन से दिखे। तो वहाँ पर सहज स्वर वाचन करके सबसे पहले कविता को स्वयं शिक्षक पढ़ेगा और अपने भाव भंगिमा यानी कि अपने एक्सप्रेशन का प्रयोग भी करेगा, अपने एक्टिविटी का प्रयोग करेगा। और यहाँ पे देखिए तीसरा, बच्चों द्वारा सहज स्वर वाचन करवाना, यानी कि इसके बाद जब शिक्षक सहज स्वर वाचन करवा रहा है तो वहाँ पे बच्चे भी करेंगे। और यहाँ पे देखिए नंबर 4 है कि प्रश्नोत्तर कथनों चर्चा द्वारा कविता के केंद्रीय भाव को स्पष्टीकरण करना। तो दोस्तों देखिए, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, कविता अगर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे कविता की लाइनें होती हैं, उन लाइनों में से क्वेश्चन पुटअप करना है जिससे कि जो कविता का भाव है वो स्पष्ट हो सके, यानी कि छात्र स्वयं से ये जान जाए कि कविता किस चीज के विषय में है और जो कवि है वो हमें क्या संदेश देना चाहता है इस कविता के माध्यम से। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 5 है, कविता में आए भाव सौंदर्य, नाद सौंदर्य, विचार सौंदर्य और कल्पना सौंदर्य तथा मर्म स्पर्शीय स्थलों की पहचान और अनुभूति कराना। तो दोस्तों जो भी कविता के भाव हैं जिसमें अलग अलग तरह के भाव आ रहे हैं, चाहे वो विचार सौंदर्य हो यानी कि वहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर विचार आ रहे हैं कविता में, या फिर कल्पना की बात हो रही है यानी कि कल्पना की जा रही है। जैसे हम लोग दोस्तों पढ़े थे इंग्लिश में लूसी ग्रे लवली चाइल्ड ऑफ नेचर, आपने पढ़ा होगा। तो लूसी ग्रे आपने वहाँ पे लूसी ग्रे की सारी एक्टिविटी के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन दोस्तों बाद में आपको क्या पता चलता है कि जो लूसी ग्रे थी वो जो पोएट थे उनकी एक इमेजिन गर्ल थी, यानी कि वो एक काल्पनिक लड़की थी जिसको वो अपनी बेटी की तरह मानते थे। तो दोस्तों यहाँ पर वही भाव होता है कि जहाँ पे शिक्षक को ये भी बताना है कि जो पोएट है, जो कवि है, वो कल्पना के माध्यम से चीज़ों को एकदम से सजीव करने की कोशिश करता है, लगता है कि सारी चीज़ें वास्तविक घटित हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें शिक्षक को अपने विचारों के माध्यम से छात्रों को बताना कि किस तरह से जो कवि होते हैं वो विचारों के सौंदर्य का प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ कल्पना का सौंदर्य वहाँ पे प्रयोग करते हैं, जिससे कि जो उनकी कविता है वो बिल्कुल सजीव बन जाती है। नंबर 6 है समान भाव की कविता छात्रों द्वारा बुलवाना, और उसी तरह से समान भाव की कविता भी छात्रों के द्वारा बुलवाई जाए। और दोस्तों इसके अलावा देखिए नंबर 7 पर है कविता की एक पंक्ति देकर उसे पूरी कराई जाए, जैसे कि उड़ती जाए पीली पतंग। तो इसके आगे दोस्तों कविता का भाव, यहाँ पे देखिए कविता की कुछ पंक्ति दी गई है, इसके आगे छात्रों से पंक्ति पढ़वाई जाए, यानी कि जैसा कि हम लोग कविता पढ़, उगता सूरज जिधर सामने उधर खड़े हो मुँह करके तुम, ठीक सामने पूरब होता और पीठ पीछे है पश्चिम। तो इसमें देखिए ठीक सामने क्या होगा, तो बच्चों से आप क्वेश्चन करेंगे तो बच्चे बताएंगे उगता सूरज जिधर सामने, जिधर हम मुंह करके खड़े हो जाएंगे तो हमारे ठीक सामने कौन सी दिशा हो जाती है, सूर्य किस दिशा में उगता है। तो सारे बच्चों को पता है कि सूर्य पूरब दिशा में उगता है, और जिधर हम मुंह करके खड़े हो रहे हैं तो वो पूरब ही होगा। तो अगर हम पूरब साइड में मुंह करके खड़े हैं तो हमारे पीठ साइड कौन सी दिशा हो जाएगी, तो उसके विपरीत दिशा जो होती है वो पश्चिम होती है। तो इस तरह से छात्रों को कविता का भाव समझाते हुए और उनको अगर कोई इसमें से कोई भी पंक्ति भरने के लिए दे, ठीक सामने पूरब होता और पीठ पीछे, तो यहाँ पे और पीठ पीछे और उसको डैश डैश अगर आप कर दिए तो बच्चे स्वयं समझ जाएंगे कि पीठ के पीछे, तो यानी पीठ के पीछे साइड में कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम, तो वो अपने आप फिल कर देंगे पश्चिम। तो दोस्तों इस तरह से क्या होगा कि यहाँ पे जो छात्र हैं वो कविता का भाव भी सीख रहे हैं और एक तरह से रियलिटी से भी जुड़ रहे हैं। अगर हम सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े रहे तो हमारे सामने पूरब हो जाएगा, पीछे की साइड जो होगा वो पश्चिम हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे बालक कविता का भाव भी सीख रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी सीख रहे हैं, दिशाएं भी सीख रहे हैं कि किस तरह से सामने की जो दिशा होगी वो पूरब होगी, पीछे की दिशा जो होगी वो पश्चिम होगी। क्लियर। और दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ शब्द लेकर कविता बनाने के लिए कहें, और इसी तरह से शिक्षक कुछ शब्द लेकर कविता बनाने को भी कह सकता है, जिससे कि छात्रों में क्रिएटिविटी आएगी, रचनात्मकता आएगी कि वो शब्दों को बनाना सीखेंगे कि किस तरह से हम शब्दों को जोड़ करके कविता का निर्माण कर सकते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर पिताजी को खुशी प्रकट करते हुए पत्र लिखिए।
तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे उत्तर में देखिए, आदरणीय पिताजी नमस्ते या आदरणीय पिताजी चरण स्पर्श, आपका पत्र प्राप्त हुआ, पढ़कर प्रसन्नता हुई। आप मेरे परीक्षा परिणाम के लिए अत्यधिक चिंतित रहते हैं। और दोस्तों आप यहाँ पे देखिए आगे क्या लिख रहा है कि आपको सुनकर अत्यधिक खुशी होगी कि मेरा परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट रहा। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपका टॉपिक क्या है कि उत्तीर्ण होने पर पिता को खुशी प्रकट करना। तो सबसे पहले आपने क्या कहा, पिताजी को सादर प्रणाम किया और उसके बाद यहाँ पर अपने परीक्षा परिणाम के विषय में बताना है कि जिस तरह से आप मेरे लिए चिंतित रहते थे वो यहाँ पर मुझे अब आपको बताने में बहुत खुशी हो रही है कि आपका जो पुत्र है उसने अच्छे परिणाम हासिल किए हैं। या यहाँ पे डायरेक्ट आप ये कह सकते हैं कि मैंने बहुत अच्छे परिणाम हासिल किए हैं। और दोस्तों मैं अपनी कक्षा में प्रथम श्रेणी में पास हो गया हूँ और साथ ही नई कक्षा में भी प्रारंभ हो गई हैं, जो नई कक्षाएं वो भी प्रारंभ हो गई हैं। मुझे नई कक्षा में नयापन लग रहा है किंतु कुछ परिवर्तन भी लग रहा है। यानी कि यहाँ पे जो बालक है उसे अपने जो कक्षा थी उसको उत्तीर्ण कर लिया और नई कक्षा में पहुंच गया और वहाँ भी उसको नयापन लग रहा है और साथ ही साथ उसको परिवर्तन भी लग रहा है कि यानी कि वो नई नई चीज़ें भी सीख रहा है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं अगले महीने आप सबसे मिलने घर आऊँगा और माताजी को मेरा प्रणाम कहना और छोटे भाई बहनों को बहुत सारा प्यार। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसने अब घर आने की बात कही और साथ ही साथ अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनको आशीर्वाद और प्यार देने की बात कही। और उसके बाद यहाँ पे आपका पुत्र, ये आपका पिताजी को लिखा हुआ पत्र कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि दिए गए अपठित अनुच्छेद का अर्थ एवं शीर्षक लिखिए। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले अनुच्छेद देखते हैं। शिशु तेरी अनुपम छवि निहार, मिल जाता हमको स्वर्गद्वार, उपवन में है गुलाब सुंदर पर माँ की गोद में, इससे बढ़कर तेरी छवि है अपार, पर ये सब लगते धुंधले, तेरे दांतों के द्युति निहार। तो दोस्तों देखिए, द्युति मतलब होता है चमक, यहाँ पे द्युति शब्द आया है। तो दोस्तों उत्तर में देखें तो शीर्षक इसका क्या निकलेगा, स्वर्ग के द्वार से भी बढ़कर एक शिशु माँ के लिए। यहाँ पे एक माँ अपने शिशु के बारे में ही बोल रही है। तो यानी कि यहाँ पे एक माँ स्वर्ग के द्वार से भी बढ़कर एक शिशु के विषय में बोल रही है। तो यहाँ पे अर्थ देखेंगे, कवि ने एक बच्चे को स्वर्ग से भी बढ़कर बताया है। वह जब उस माँ की गोद में होता है तब माँ को स्वर्ग का द्वार भी आनंद नहीं देता। माँ की संसार रूपी बगिया यानी उपवन में वह बच्चा एक सुंदर गुलाब की तरह है। तो माँ की संसार रूपी बगिया का मतलब दोस्तों, माँ से संबंधित उनके और भी जो परिवार हैं, उन परिवार में सबसे प्यारा उनको अपना बच्चा लग रहा है, जो कि एक उपवन में गुलाब की तरह है। और जब वह उस बच्चे की छवि को निहारती है तब उस माँ को इस बगिया के सारे फूल फीके लगते हैं। और दोस्तों सारे फूल फीके लगते हैं, यानी कि उस बगिया में सबसे सुंदर जो फूल है वो गुलाब का है। और यानी कि वो गुलाब कौन है, वो छोटा बच्चा है माँ के लिए। और उसके दांतों की चमक को देख करके, उसके चेहरे को देख करके माँ निहार रही है। और इसमें दोस्तों देखिए विशेष क्या है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया, यानी कि बालक की जो छवि है उस छवि को गुलाब से तुलना की गई है, उपमा की गई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में देखिए आपका 2018 का प्रश्न पत्र हिंदी का सॉल्व हो गया है। तो आशा करती हूँ आपको प्रश्न पत्र समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।